जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीतीश स्टडी में। तो साथियों, आज के इस वाले जीके जीएस के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टॉप 25 प्रश्न जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखना है और वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो साथियों ध्यान दीजिए कि मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो साथियों ध्यान दीजिए कि 13 कक्ष होते हैं। ठीक है, कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एशिया का दिल किसे कहा जाता है? एशिया का दिल किसे कहा जाता है? तो साथियों ध्यान दीजिए कि एशिया का दिल इस्तांबुल को कहा जाता है। ठीक है, एशिया का दिल इस्तांबुल को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको किसी भी सवाल का उत्तर पहले से आता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगला सवाल है, बालू पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? बालू पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो साथियों आपको देखना है कि सैमोफाइट। बालू पर उगने वाले पौधों को सैमोफाइट कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो आपको देखना है कि काकोरी कांड 1925 ईस्वी में हुआ था। 1925 में काकोरी कांड हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, उजला सोना कौन कहलाता है? उजला सोना कौन कहलाता है? तो आपको याद रखना है कि उजला सोना कपास को कहते हैं। ठीक है, कपास को उजला सोना कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेढक में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं? मेढक में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं? तो आपको याद रखना है कि 26। ठीक है, मेढक में 26 गुणसूत्र मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में वर्मा किस वर्ष लागू हुआ था? भारत में वर्मा किस वर्ष लागू हुआ था? तो आपको याद रखना है कि 1937 ईस्वी में। 1937 ईस्वी में भारत में वर्मा लागू हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, गोल्डन पैगोडा मंदिर किस देश में है? गोल्डन पैगोडा मंदिर किस देश में है? तो आपको याद रखना है कि म्यांमार में। म्यांमार में गोल्डन पैगोडा मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारतीय सर्जरी के पिता कौन है? भारतीय सर्जरी के पिता कौन है? तो आपको हो जाएगा कि महर्षि सुश्रुत। ठीक है, महर्षि सुश्रुत भारतीय सर्जरी के पिता हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा उद्यम क्या है? भारत का सबसे बड़ा उद्यम क्या है? तो आपको याद रखना है कि रेलवे। ठीक है, रेलवे भारत का सबसे बड़ा उद्यम है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी? प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी? तो साथियों ध्यान दीजिए कि प्लूटो ग्रह की खोज 1930 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1930 में प्लूटो ग्रह की खोज हुई थी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अगला प्रश्न है कि मोनोकल्चर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मोनोकल्चर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो आपको याद रखना है कि मोनोकल्चर का संबंध अन्न उत्पादन से है। ठीक है, मोनोकल्चर का संबंध अन्न उत्पादन से है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसीलिए आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। ठीक है, तो पशुपतिनाथ मंदिर जो है आपका हो जाएगा कि काठमांडू में। ठीक है, काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं
कि मनुस्मृति किस भाषा में लिखित है। मनुस्मृति किस भाषा में लिखित है, तो आपको याद रखना है कि संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में मनुस्मृति लिखित है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है। ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है, तो साथियों ध्यान दीजिए कि ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियम को कहा जाता है। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा भी स्किप मत करिए क्योंकि इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर है। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी, तो साथियों ध्यान दीजिए उपयुक्त दोनों, यानी कि बाबर और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी। ठीक है, बाबर और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है। इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है, तो आपको याद करना है श्रीनगर में। श्रीनगर में इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन स्थित है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम। ठीक है, नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो साथियों याद रखना है आपको कि 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। मध्य प्रदेश के किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, तो साथियों आपको याद रखना है कि कालिदास को मध्य प्रदेश के कवि को शेक्सपियर कहा जाता है, तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पवित्र बौद्ध स्थान निरंजना नदी पर स्थित था। निम्न में से कौन सा पवित्र बौद्ध स्थान निरंजना नदी पर स्थित था, तो आपको याद रखना है कि बोध गया। ठीक है, बोध गया ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक घास का मैदान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक घास का मैदान नहीं है, तो साथियों आपको याद रखना है कि फेन जो है एक घास का मैदान नहीं है, और बाकी जो है ये सब घास के मैदान है। ठीक है, ये तीनों घास के मैदान है और फेन घास का मैदान नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, वारेन हेस्टिंग्स किस वर्ष भारत में पहले गवर्नर जनरल बने थे। वारेन हेस्टिंग्स किस वर्ष भारत में पहले गवर्नर जनरल बने थे, तो साथियों आपको याद रखना है कि 1773 में। ठीक है, 1773 में। तो चलिए दोस्तों आज का लास्ट सवाल देखते हैं, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति का शुरुआत की थी। निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति का शुरुआत की थी, तो दोस्तों इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में और अपने दोस्तों में कृपया करके शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।